जब भी आप अपने बच्चे का एडमिशन एमबीबीएस अब्रॉड में कराने के बारे में सोचते होंगे तो आपके सामने 3 सवाल आते होंगे। पहला, डिग्री असली निकलेगी या नहीं। दूसरा, क्या दूर देश में मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा या नहीं। और तीसरा, क्या ये कंसल्टेंसी या एजेंसी हमें ठग तो नहीं रही। आइए आज के इस वीडियो में हम तीनों सवालों को एड्रेस करते हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, मेरा नाम गौरव पाठक है और आप एमबीबीएस डायरेक्ट देख रहे हैं। सबसे पहली बात, डिग्री असली निकलेगी या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। एनएमसी ने सर्टेन गाइडलाइंस बनाई हुई हैं और समय समय पर नोटिस निकालती रहती है एनएमसी। उसमें कई यूनिवर्सिटीज़ के बारे में चेताया जाता है। जैसे 2022 में एनएमसी ने नोटिस निकाला और कहा कि किर्गिस्तान में बहुत सारी छोटी छोटी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। वहाँ पर अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ये देख के जाएं कि क्या वहाँ पर व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं। एनएमसी ने बताया कि हमारी जांच में ये निकला है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं। बावजूद इसके 2022, 2023, 2024, 2025 तक एडमिशन होते रहे उन यूनिवर्सिटीज़ में। अब हाल ही में किर्गिस्तान की सरकार ने अपने यहाँ उनमें से 13 यूनिवर्सिटीज़ को बैन कर दिया। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ वही थी जो 2022 में एनएमसी के नोटिस में आई थी। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनको 1 साल का लाइसेंस मिला हुआ है। 6 साल की मेडिकल एजुकेशन है लेकिन 1 साल का लाइसेंस है। अगले साल रिव्यू किया जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं, हमको इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में से कहीं जाना है क्योंकि मेरी पसंद है उन यूनिवर्सिटीज़ की और लाइसेंस तो है ही 1 साल का, तो अगले साल पास भी तो हो सकती है यूनिवर्सिटी और उनका लाइसेंस 6 साल या इससे ज़्यादा साल का भी तो हो सकता है। लेकिन दूसरा भी तो पहलू है, फेल भी तो हो सकती हैं और लाइसेंस कैंसिल भी तो हो सकता है। तो अगर उन यूनिवर्सिटीज़ में आपको जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है तो आपको रिस्क तो फेस करना ही पड़ेगा। वैसे भी आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि फ़ीस बहुत कम हो उन यूनिवर्सिटीज़ की, इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किर्गिस्तान में स्पेशल स्टेटस वाली 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, KRSU और KSMA। इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में 6 साल का कंप्लीट कोर्स 40 लाख में कंप्लीट होता है, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, इंडियन फूड का खर्चा सब कुछ शामिल है। दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में लगभग बराबर खर्चा है। और जो यूनिवर्सिटीज़ बैन हुई, आपको लगता है कि उनमें 20 लाख रुपए का खर्चा होता होगा? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ खर्चा 36 लाख रुपए का, 37 लाख रुपए का ऐसा खर्चा है। तो 3 लाख रुपए का टोटल अंतर है। तो इससे तो आप ये समझ सकते हैं कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो हुए वो पैसे को देख के नहीं हुए होंगे, या ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये सोच के नहीं लिया होगा कि हमें सस्ता मिल जाएगा। उन्होंने कुछ और फैक्टर्स देखे होंगे। उनकी पसंद ही वो यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं। उनको ऐसा लगता होगा कि लोकल एरिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स गए इसलिए हम वहीं जाना चाहेंगे, हमको होम सिकनेस नहीं आएगी क्योंकि हमारे एरिया से 50 जानने वाले पढ़ते हैं तो चले जाते हैं, इस वजह से लिया होगा। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में सेफ एडमिशन चाहते हैं तो आपके क्राइटेरिया होने चाहिए। क्या एनएमसी ने इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हमें प्रीवियस वार्निंग दी है? क्या यहाँ पर कोर्स इंग्लिश मीडियम का है? क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं? क्या सिटी ऐसी है जहाँ पर क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो क्लिनिकल प्रैक्टिस या हमको जो बाद में हॉस्पिटल में ट्रेनिंग मिलती है वो हो पाएगी? इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान में एनएमसी ने 2025 में नोटिस निकाला, बोला कि चिरचक ब्रांच में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, एनएमसी के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स ने नहीं माना। फिर 2026 में 1 अप्रैल के दिन नोटिस निकाल के एनएमसी ने कहा कि ताशकंद, समरकंद, बुखारा यहाँ पर एडमिशन्स हज़ारों की संख्या में हो रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में आपको परेशानियाँ आ सकती हैं। अब भी स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, एनएमसी ने यही तो कहा है कि परेशानियाँ आ सकती हैं, हम देख लेंगे, हमें तो अच्छा लग रहा है बुखारा, वहाँ तो इतने स्टूडेंट्स जाते हैं, 1500 बच्चे जाते हैं, तो कुछ गलत थोड़े ना, मतलब 1500 एडमिशन हो रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। इसको देख के 1500 बच्चों ने एडमिशन लिया एक साल में। तो अगर ये पैमाना है तो आगे रिस्क आ सकता है। अगर आपको सिंपल ये देखना है कि एनएमसी ने वार्निंग निकाली, हमको इन यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करना है, तो आपके सामने रिस्क काफ़ी हद तक घट जाएगा। फिर जॉर्जिया की बात कर लेते हैं। एनएमसी कहती है जहाँ भी जा रहे हो एमबीबीएस करने लाइसेंस लेके आओ। जॉर्जिया की सरकार कहती है लाइसेंस लेना है तो पीजी करो, अदरवाइज एमबीबीएस करने के बाद जूनियर डॉक्टर बन के हॉस्पिटल में जॉब कर लो। अब जब आप एफएमजी या नेक्स्ट में अपियर होंगे तो एनएमसी आपसे कहेगी लाइसेंस दिखाओ। आप कहेंगे लाइसेंस की तो ज़रूरत ही नहीं है, हम डॉक्टर बन के यहाँ पर जूनियर डॉक्टर के तौर पर मतलब प्रैक्टिस कर ही रहे हैं जॉर्जिया के अंदर, अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। अब ये ग्रे एरिया है, इसमें एनएमसी क्या मानेगी, आप क्या मानेंगे, पता नहीं। तो अगर जॉर्जिया जा रहे हैं तो ये रिस्क देख के चलें। हमारा काम है कि हर जगह में क्या नियम, कैसे कायदे कानून है वो सब आपको बताना, और जहाँ भी ऐसे रिस्क होते हैं हम वहाँ एडमिशन करते नहीं हैं, शुरू से ही नहीं करते। इस वजह से हमारा जो काम है वो वैसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ है जिन पर कोई दाग ना लगाओ। खैर वो तो आप धीरे धीरे समझेंगे। तो अब आपको ध्यान क्या रखना चाहिए? अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाह रहे हो तो सिंपल आप ये समझिए कि 54 मंथ्स का कोर्स होना चाहिए, 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए, बेदाग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, लाइसेंस के नियम क्लियर होने चाहिए।
और इसके अलावा बाकी सब चीज़ें जो आपको देखनी है, इंग्लिश मीडियम में प्रोग्राम हो और जो भी बाकी जो जनरल चीज़ें हैं कि सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छी हो, वो सब आप देख के एडमिशन प्रोसेस करो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत प्रतिष्ठित हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर आप ऐसी चॉइस ही बना लेंगे कि हमारे पड़ोसी का बच्चा वहाँ जाता है तो चलो हम भी वहाँ चले जाते हैं, ऐसे ठीक नहीं होता। इस हिसाब से एडमिशन लेना हमेशा रिस्की होता ही है। अब आते हैं हम दूसरे सवाल के ऊपर कि क्या दूर देश में मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा या नहीं। कई बार गार्जियन कहते हैं हमें कोई समस्या आ जाए हम किससे बात करें, आप तो यहाँ बैठे हो, आपने फ़ोन बंद कर लिया तो क्या करें, हमें क्या किस तरह से होना चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। तो क्लैरिटी ये है कि दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। एक होती है टू पार्टी एग्रीमेंट के साथ काम करने वाली यूनिवर्सिटी, ज़्यादातर फेडरल यूनिवर्सिटी जैसी होती हैं, अधिकतर फेडरल यूनिवर्सिटीज टू पार्टी एग्रीमेंट। एक होता है थ्री पार्टी एग्रीमेंट, जहां लीगली एडमिशन प्रोसेस के दौरान यूनिवर्सिटी, एजेंसी और स्टूडेंट तीनों इन्वॉल्व हैं। वहाँ पर एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है कि आपको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और बाकी जो भी वहाँ पर केयर टेकिंग के लिए लोग होते हैं वो सब मैनेज करना, सब कुछ एजेंसी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब आप कोई टू पार्टी एग्रीमेंट वाली यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जैसे कि फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अधिकतर वही करती हैं टू पार्टी एग्रीमेंट। मतलब कि एडमिशन हो गया, अब यूनिवर्सिटी कहती है अब हम और बच्चे आपस में देख लेंगे, आप अब साइड हो जाइए। तो उस केस में क्या होता है कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, देन फिर एजेंसी का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। अब बात आती है इसमें आपका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। अगर आप चाहते हैं कि एजेंसी आपके संपर्क में रहे, एजेंसी से आप बात कर सकें, कोई कंसल्टेंट हो, वहाँ पर उनका ग्राउंड सपोर्ट हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब एग्रीमेंट आपका थ्री पार्टी एग्रीमेंट होगा। अब थ्री पार्टी एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि थ्री पार्टी एग्रीमेंट कर लिया, अब यूनिवर्सिटी ने फीस का मैटर भी डाल दिया कि एजेंसी हमें फ़ीस पे करेगी स्टूडेंट से कलेक्ट करके। अब एजेंसी कलेक्ट कर रही है मान लो 100 रुपया और जमा कर रही है 50 रुपया, 50 अपना मार्जिन रख रही है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। थ्री पार्टी एग्रीमेंट ज़्यादा बढ़िया रहता है अगर आपकी कंसल्टेंसी ज़्यादा अच्छी हो। अगर कंसल्टेंसी ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट नहीं करती, उनकी एथिकल वैल्यू ज़्यादा अच्छी नहीं है, देन फिर तो समस्या आने वाली है। तो उससे बेटर है टू पार्टी। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एजेंसी आपके साथ 6 साल तक इन्वॉल्व रहे, तो वो तभी हो सकता है जब आपका एग्रीमेंट थ्री पार्टी एग्रीमेंट हो। थ्री पार्टी एग्रीमेंट में रिस्क ये है कि अगर कंसल्टेंसी अच्छी नहीं हुई तो आपको फीस वगैरह में झंझट का सामना करना पड़ सकता है। अगर कंसल्टेंसी की एथिकल वैल्यूज अच्छी हैं, उनको पता है कि काम प्रोफेशनली कैसे करना है, तो फिर ये समस्या नहीं आएगी। फिर थ्री पार्टी एग्रीमेंट से अच्छा नहीं होता है कभी भी टू पार्टी एग्रीमेंट। ये तो चीज़ें मैंने आपको बताई। अब जब भी आप एडमिशन ले रहे हो तो रशिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान में जनरल सेफ्टी बहुत अच्छी है। जनरली आप सेफ महसूस करेंगे रशिया के अंदर, किर्गिस्तान के अंदर, उज्बेकिस्तान के अंदर। किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान ज़्यादा सेफर है अगर आप कंपेयर करेंगे रशिया से। लेकिन अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि रशिया एक ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो जनरल सेफ्टी अच्छी है, लेकिन फिर भी सिटी देखकर ही एडमिशन लेने की सलाह दी जाती है। सिटी देखकर मतलब क्या है कि अगर आप यूक्रेन बॉर्डर की तरफ कोई यूनिवर्सिटी है उसमें देख रहे हैं, क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी हैं, तो वहाँ पर आपके लिए रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि ड्रोन इंटरसेप्ट हो रहे हैं आसमान में, तो वो ट्रॉमा आपके लिए रियल होगा। तो वो सब चीज़ें आपको समझ के चलनी है। हम कहते हैं कि थोड़ा अवॉइड करके चलिए। अब बात आती है कि और क्या है रिस्क रशिया के अंदर। रशिया बहुत बड़ा कंट्री है। अब उसमें साउथ रशिया में जाएंगे, अगर आप चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी के पास इंगूस स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो पूरा रीजन जो है कोकासियस और रेतियन वाला, वहाँ पर उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है और रीजनल प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बारे में आप गूगल पे सर्च कर दीजिए। अब बात आती है लोकेशन की। तो कौन सी लोकेशन पे यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटी रशिया में ऐसी हैं जो इंटीरियर साइबेरिया के अंदर हैं। एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर होता है। फीस में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 10-5 हज़ार रुपये आपका साल की फीस का बच सकता है। लेकिन एडमिशन अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स ले रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि केवल फीस देख के ले रहे हैं, उनके लिए ड्राइविंग फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं। कई बार ड्राइविंग फैक्टर होता है कि हमारे आस पड़ोस से बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं तो चलो हम भी जाते हैं, या हम भी भेज देते हैं अपने बच्चे को। या इसके अलावा ये हो सकता है कि हाँ ठीक तो है, सबसे सस्ती है, चलो भेज देते हैं। तो कंपेयर ही नहीं किया, सबसे सस्ती है उससे ऊपर वाली दूसरी क्या कोई बेटर अल्टरनेटिव है इस यूनिवर्सिटी का, इसके बारे में रिसर्च ही नहीं करी, सोचा ही नहीं कि ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एडवर्टीजमेंट देख लिया कि बड़ा शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ बहुत अच्छा है, चलो चल लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा गहनता से रिसर्च नहीं करी, कंसल्टेंसी के ऊपर रिलाई कर लिया। तो डिसीजन सोनली कंसल्टेंट के ऊपर रिलाई करके नहीं लेना चाहिए। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ। आप अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली फैक्ट्स वेरीफाई करें। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी किसी से मीटिंग हो रही थी, वो बोलते हैं कि
जो पासिंग परसेंटेज है एजेंसीज बताती हैं इस यूनिवर्सिटी का 70% है, इसका 65% है, इसका 40% है, लेकिन जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो निकलता है 30% है, 20% है, 15% है। तो हमने ये वाला वीडियो बना रखा है जिसमें 3 साल का कंप्लीट एनालिसिस है हर यूनिवर्सिटी का, जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं कि पिछले 3 सालों में क्या डेटा है, और ये डेटा हमने ऑफिशियली सोर्स से लेके बनाया है। ऐसा नहीं है कि जिस यूनिवर्सिटी में मेरा मन है मैंने उसको बोल दिया। तो जब भी आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें तो बहुत ध्यान रखें इस चीज़ का कि आपके सामने कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इसके अलावा दूर देश में बच्चा सुरक्षित रहेगा तो उसके लिए क्या है कि जनरल सेफ्टी अच्छी है, लेकिन फिर भी लोकेशन देख के ही आपको एडमिशन लेना चाहिए। और इसके अलावा अगर 3 पार्टी एग्रीमेंट है, कोई अच्छी कंसल्टेंसी आपके साथ इन्वॉल्व है, तो 3 पार्टी एग्रीमेंट आपको ये एश्योरिटी देता है कि वहाँ पर ग्राउंड स्टाफ मौजूद है और वो आपके सपोर्ट के लिए हमेशा रहेगा। इसमें क्या होगा, आपके पास नंबर रहेगा, वहीं हॉस्टल में जो केयर टेकिंग का स्टाफ है, कोई बात है, कैसा चल रहा है बच्चे का, क्या बिहेवियर है, वहाँ पे आप सब कुछ पूछ सकते हैं। ये सब फ़ायदे रहते हैं। खैर, अब हम इसके अलावा तीसरे सवाल पे आते हैं, क्या ये एजेंसी या कंसल्टेंसी हमें ठग तो नहीं लेगी? तो अब देखिए, इसमें एक ही तरीका है बचने का, आप किसी के ऊपर भरोसा ना करें, हमारे ऊपर भी भरोसा ना करें, किसी के ऊपर भरोसा ना करें, आप सिंपल प्रोसेस फॉलो करें। क्योंकि अगर मैं बोलूँगा कि नहीं मेरे ऊपर भरोसा करो, किसी और के ऊपर मत करो, तो फिर वो तो गलत बात हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा तो सभी लोग बोलते हैं। मैं आपको एक छल नहीं दे रहा हूँ जिससे आप छान सकते हैं, जो कचरा होगा वो निकल के हाथ में आ जाएगा, उसको फेंक दीजिए, और जो अच्छा है उसमें से आप छांट लीजिए क्या आपको चाहिए। अब कंसल्टेंसी ठगती कहाँ है? या तो फीस आपको क्लियर नहीं बताई जाएगी, वहाँ हो सकता है आपके साथ ठगी हो जाए, या जिस यूनिवर्सिटी में चाहते हैं उसमें एडमिशन ना हो, पैसा लेके कोई भाग जाएगा। ये बहुत कम फ्रॉड होता है, बहुत रेयर होता है। ज़्यादातर होता है क्या है, हिडन चार्जेस निकल आते हैं। मैंने ऐसा भी लोगों को कहते हुए सुना है कि एक बार 1 लाख रुपए सर्विस चार्ज ले लो, एंड उसके बाद में स्टूडेंट फंस गया। अब वो अपना 1 लाख रुपए बचाने के चक्कर में एडमिशन आपसे ही प्रोसेस कराएगा, एंड देन उसके साथ में धीरे से 1 लाख रुपए का अपना हिडन चार्ज भी ले लो। तो आपने 1 लाख रुपए बोला था, 2 लाख का मार्जिन हो गया, निकल जाओ। अब ये तकलीफ होती है इसमें। तो आप क्या करें, आप सबसे पहले प्रोसेस फॉलो करें। खर्चा कितना लगेगा, आप बोलिए कि फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन के टाइम कितना टोटल खर्चा आ जाएगा कि जिसके ऊपर मुझे 1 रुपया भी ना देना पड़े, क्या क्या इंक्लूड होगा, खाना इंक्लूड है कि नहीं होता, इस तरह से आप पूरी बात करिए। अपने हिसाब से करेंसी एक्सचेंज करके निकाल लीजिए। कई बार इंटरनेट पे ऐड देखते हैं 25 लाख में एमबीबीएस करें, और मैं जब ये बोलता हूँ कि 18 लाख रुपए तो आपका अपना खर्चा हो जाएगा, 3 लाख रुपए साल का खर्चा हो ही जाएगा। आप रशिया जा रहे हो या कोई भी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, 25,000 रुपये महीना आपका खर्चा होना ही है। उस 25,000 रुपये में आपका फूड का एक्सपेंस होगा, पर्सनल एक्सपेंस होगा, तो 3 लाख रुपये साल का यही हो गया। तो 3 लाख रुपये आपका 6 साल में बढ़ा के हो गया जाके 18 लाख रुपये। 18 यही हो गया, तो 25 में कैसे कंप्लीट करोगे? रेशनल नहीं है ये बातें। आपका खर्चा लगभग 45 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच होगा ही होगा। इससे ज़्यादा हो सकता है अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन आप मान के चलें कि 45 आपकी एक मिनिमम लिमिट है। 45 से कम में एमबीबीएस अब्रॉड से कंप्लीट हो जाए, ऐसा होता नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा अब क्या क्या देखें, सबसे पहले तो एडमिशन प्रोसेस करने से पहले ये समझिए कि क्या अब्रॉड में रहने के लिए तैयार हैं या नहीं। ये बच्चे को डिसाइड करना है, ये माँ बाप डिसाइड नहीं कर सकते, कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। कंसल्टेंसी का काम ये नहीं हो सकता कि हम कन्विंस करें आपको कि आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर लो, इसके इतने फायदे उतने नुकसान नहीं। जब बच्चा ही तैयार नहीं है तो फिर कैसे होगा? सबसे पहला काम है कि बच्चा खुद से ये तय करे कि एमबीबीएस अब्रॉड से करना है या नहीं। अगर उसने कहा हाँ, तो फिर चैलेंजेस के बारे में सोचे। चैलेंजेस क्या क्या होंगे? पहला चैलेंज आएगा कि इंडियन फूड भले ही आपको मिलता हो इंडियन मैस के अंदर, लेकिन वो खाना आपको पसंद आए इसके चांसेस कम है। उसके 2 फैक्टर हैं। पहली बात तो वहाँ पर मिलने वाले आटा, चावल, दाल, सब्जी सबका टेस्ट अलग है। जो इंडिया में आप फूड लेते हैं वहाँ से कंप्लीटली अलग है। टेस्ट बड्स को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, शुरुआत में लगता है बड़ी तकलीफ हो रही। कुछ बच्चे हैं उनके साथ में ये दिक्कत ज़्यादा आती है कि हमें खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। बहुत से लोग ढल जाते हैं। दूसरी बात, होम सिकनेस रियल है। हमने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो फ्लाइट में बैठते हैं, फ्लाइट कहीं लैंड हो रही होती है, जैसे बीच में लेओवर है कहीं, वहीं से कहने लगते हैं कि हमको वापस भेज दो, हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पे। तो जब इतनी सीवियर होम सिकनेस है तो यहाँ से माता पिता ने तो भेज दिया कि चले जाओ बेटा, सपना है डॉक्टर बनने का, तुम भी बन जाओगे, करियर अच्छा हो जाएगा। लेकिन बच्चे को करना ही नहीं था। फिर वहाँ से बिल्कुल ऐसा हो गया कि नहीं, अब मुझे यहीं से वापस भेज दो। वो उतना भी रुकने को तैयार नहीं है कि फ़्लाइट चलो यहाँ से, ये तो लेओवर है, जब अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचेगी वहाँ से निकलना, इमिग्रेशन करवाना, वापस बैठना फ्लाइट में, तब इंडिया आओगे। इतनी ज़्यादा होम सिकनेस मैंने देखी है लोगों के अंदर। तो ऐसा नहीं है, खुद से विचार करें होम सिकनेस आएगी या नहीं। अगर लगता है कि नहीं रह पाएंगे तो प्लान यहीं पे ड्रॉप कर दें, अदरवाइज आपका दुनिया भर का पैसा खराब होगा, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। तो कोई भी आपको अगर कन्विंस कर रहा है एमबीबीएस अब्रॉड से करने का, तो वो गलत है। कन्विंस किसी को नहीं करना है, कन्विंस आपको खुद ही अपने आप को करना है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चैलेंजेस के बारे में सोचिए। फिर पढ़ाई बहुत टफ है, आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि
बहुत आसान है सब कुछ, FNG में पास करना आसान है। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, USMLE क्रैक कर लेते हैं, प्लैब क्रैक कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस ले लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं छोटी सी यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले। और बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो बिल्कुल बेरोजगार हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो वो क्या है, अगर डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले ये तय करिए कि क्या डॉक्टर बनने का सपना आपका है या किसी ने इम्पोज कर दिया है। अगर आपका खुद का सपना है तो आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ रहे हैं तो फिर ये तैयार रखें कि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर दवाइयों के इतने नाम हैं, लैटिन लैंग्वेज सीखनी है, एक फॉरेन लैंग्वेज तो आपको सीखनी है जहाँ से आप कर रहे हो। और फिर अगर डॉक्टर बनना है तो फिर ये तो सब खेल लगता है, और अगर नहीं बनना है तो फिर ये सब चीज़ें लगती हैं आपको तकलीफ वाली, के रे इतना पढ़ना पड़ रहा है, इतनी इतनी मोटी इतनी इतनी किताबें कैसे पढ़ेंगे। और जिसको मज़ा आ रहा है उसको लगता है भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आ रहा है पढ़ लेते हैं। तो ये तो खुद से तय करिए। फिर इसके अलावा कंसल्टेंसी न ठगे, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ये मान के चलें कि 45 लाख रुपए से कम के बजट में MBBS अब्रॉड से होनी ही नहीं है। तो कोई बोल रहा है 35 में करवा देंगे, 30 में करवा देंगे, 32 में करवा देंगे, सब फालतू की बातें हैं। कंसल्टेंट से बोला ही नहीं, उनको भरोसा ही नहीं होता इस चीज़ का ज़्यादातर, कि भरोसा ही नहीं होता कि अगर हम एक्चुअल खर्चे बता देंगे तो क्लाइंट हमारे पास आएंगे। ऐसा लगता है लोगों को भाई हमसे एडमिशन ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, आपको पूरे खर्चे पता होने चाहिए, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा ही नहीं है कि सारे ठग ही बैठे हैं। हाँ, जो ठगी करने को बैठे हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है, अच्छा काम करने वालों की संख्या सच में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं उनमें भी एक्सपीरियंस आपका वेरी करता है। आप अगर किसी को पैसा पे कर रहे हैं तो आपको हेडेक नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि अब आप टेंशन भी ले रहे हो, पैसा भी पे कर रहे हो, तो फिर कैसे। तो स्ट्रेस फ्री आपका काम होना चाहिए। वहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि वेरिएशन सर्विस की स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत हो जाता है, कई कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम लोग एक एग्रीमेंट करते हैं, अब इसमें भी बहुत से लोग कहते हैं कि अरे आप एग्रीमेंट कर रहे हो, क्या मतलब है, आपका तो बहुत टाइट शेड्यूल है, आपने तो सब कुछ लिख के दे दिया, ये हम करेंगे ये हम नहीं करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि भाई ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या हमारी जिम्मेदारी है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसको पढ़ने के बाद अगर आप संतुष्ट होते हैं तो आगे बढ़िए, अदरवाइज बढ़िए ही मत। शुरुआत में ही एग्रीमेंट करके आगे बढ़िए। जनरली क्या होता है कि जब सब कुछ काम हो जाता है, उसके बाद जब डिपार्चर होने वाला होता है तो उसके 2 दिन पहले कंसल्टेंट कहते हैं भैया एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो आप कहोगे अरे ये क्या है, पैसा पूरा आपका उनके पास, फीस वगैरह आप पे कर चुके हैं, अब एग्रीमेंट में जो भी लिखा है आपको साइन करना ही पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि पहले स्टेप पे आप एग्रीमेंट पढ़ के देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। बहुत सारी कंसल्टेंसीज हैं, आपको कहीं और अच्छा लगेगा आप वहाँ से करवा लीजिए। लेकिन हमारी जो शर्तें हैं वो एकदम फिक्स एंड फाइनल हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उसमें डिफाइंड है, लीगली बाइंडिंग होता है। तो आपको अगर अच्छा लगेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, उसमें सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर, जो भी इस चीज़ को मानते हैं कि MBBS अब्रॉड का खर्चा 45 लाख रुपए से ऊपर ही ऊपर रहेगा, उनके साथ फ्रॉड होने की संभावना काफ़ी कम है। ब्लैंकेट स्टेटमेंट के तौर पे आप ये याद रखिए कि इससे कम में नहीं होता। फिर इसके अलावा कोई भी ऐसा डिसीजन आप मत लें कि हमारे पड़ोस से इतने बच्चे जा रहे हैं तो चलो हम भी भेज देते हैं, या वो कंसल्टेंट है उसका ननिहाल और हमारा ननिहाल एक ही निकल आया। ये सब चीज़ें नहीं होती। मैंने देखा है ऐसा लोग करते हैं, अरे आप कहाँ से हो, या अच्छा आप यहाँ से, हम भी यहाँ से हैं, एक बिरादरी के हैं, एक जैसे हैं, एक क्षेत्र से, एक भाषा के बोलने वाले हैं, तो उस हिसाब से एडमिशन ले रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके सर्विस के स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम आए, या आपको हो सकता है तकलीफ हो। प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से आप जज करिए कि क्या क्या किया जाना चाहिए, एक कंसल्टेंट की ड्यूटी क्या होनी चाहिए। आपको ये लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए और वो चीज़ें फुलफिल हो रही हैं नहीं, तब जाके चीज़ें सही होती। अब देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें बता 2026 में ही फरवरी में हमने पब्लिश किया वीडियो MBBS इन किर्गिस्तान के ऊपर। उस वीडियो को आप आज देखेंगे, आपको लगेगा कि ये वीडियो जो किर्गिस्तान में भी 3 जून को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैकलिस्ट किया गया ना, उसके बाद बनाया गया है, जबकि वो उससे 4 महीने पहले का बनाया हुआ है। आप देखिए इस चीज़ को। ऐसे ही हमने MBBS इन उज्बेकिस्तान के बारे में वीडियो बनाया। वो वीडियो आप अगर आज देखेंगे आपको लगेगा कि 9 जून को जो ये इतना नोटिस निकला हुआ है, या जो 1 अप्रैल को नोटिस निकले हैं NMC के, इसके बाद बनाया गया है, जबकि वो उससे पहले है। तो जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ का अगर बहुत अच्छा है पहले से ही और कोई उसको ही फॉलो कर रहा है, तो फिर वो ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ हो जाएगा तो आपको रिस्क आ जाएगा। अब जैसे KRSU में हम किर्गिस्तान में रिकमेंड करते रहे हमेशा से, उसका स्पेशल स्टेटस स्पेशल है, एक्रेडिटेशन की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, कभी सवालिया निशान रहा ही नहीं उसके एजुकेशन पे। ऐसे ही एक और यूनिवर्सिटी KSMA है, वो भी अच्छी है, हालांकि हम वहाँ काम नहीं करते, लेकिन ठीक है, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। बावजूद इसके बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं, हमको तो उन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है जिसमें 1 साल के एक्रेडिटेशन है। तो वो आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। हालांकि इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर कंसल्टेंसी ठीक काम कर रही हैं, और बाकी आप अपने हिसाब से अपने स्टैंडर्ड के ऊपर जज कर लीजिए कि क्या अच्छा है क्या ख़राब है।
बाकी MBBS डायरेक्ट के बारे में तो आपको पता ही है। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए mbbsdirect.com पर विजिट करें, ये नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। और एडमिशन प्रोसेस करना है तो सारी चीज़ों को देख लीजिए, फीस स्ट्रक्चर ले लीजिए और उसके बाद में कर दीजिए अगर आपको करना है तो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।